सभी धर्मों का आधार है कर्म सिद्धांत। जो धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, जैसे मुस्लिम्स लोग और क्रिश्चियनिटी, जहाँ पे बोलते हैं कि एक ही जन्म है, उन लोग कर्म सिद्धांत को नहीं मानेंगे। बाकी हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म और जितने पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सभी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। और आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो आपको तभी ही कर्म सिद्धांत समझना पड़ता है। उसके द्वारा आपका और जल्दी इवोल्यूशन होगा, क्योंकि जब तक कि आपके मन में कंप्लेन रहेंगे, जब तक कि आप दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन करेंगे, तब तक के आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो कर्म सिद्धांत को अलग अलग लोग, अलग अलग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। मैंने 3 बुक पढ़ी है, टॉरकॉम की कर्मा एंड रीइंकार्नेशन और लाज़ारेव की डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा, और थोड़ी बहुत थियोसॉफिकल सोसाइटीज का पढ़ा है, और प्री बर्थ प्लानिंग मैंने पढ़ा है रॉबर्ट श्वार्ट्ज का। तो जितना मेरी आत्मा को ज्ञान है मैं उतना ही आपको बांटूंगी। पत्री सर भी कहते हैं जितना आता है उतना बांटो, क्योंकि कर्मा इतना वास्ट नॉलेज है कि मेरे जैसे हर एक चीज को कवर नहीं कर सकता। तो यदि और कोई मुझे मिलेगा जो कर्मा को और अच्छे से बता सके तो मैं जरूर आप लोग के सामने लेके आऊंगी। पर जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कर्मा है क्या? सभी को मालूम है कि मन, कर्म, वाणी से जो भी किसी को सुख या दुख पहुंचाते हैं वो कर्म है। हम हर समय अपने कर्म बना रहे हैं। तो अच्छे कर्म भी है और बुरे कर्म भी है। अच्छे कर्म हमारे पास कैसे आते हैं? हमारे अच्छे रिलेशनशिप के रूप में, हमारी अच्छी हेल्थ के रूप में, जितनी हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स हैं, एबेंडेंस के रूप में हमारे घर में अगर धन दौलत है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो सब हो, तो हमको लगता है कि हमारे गुड कर्मा है। हम कितना अच्छे से बताते हैं ना कि ये हमारे गुड कर्मा है, इसीलिए मुझे ये सब मिला है। पर हम लोग बहुत चतुर हैं, सारे अच्छी चीजों के क्रेडिट हम ले लेते हैं कि मेरे पास पैसा या मेरे अच्छे बच्चे और मेरा अच्छा पति है तो वो मेरे कर्मा है। पर अगर मुझे कोई दुख है तो सामने वाला जिम्मेदार है, सामने वाले ने मुझे पीड़ित किया, सामने ने मेरे साथ गेम खेला। अगर अच्छाई हमारे कारण हमारे जीवन में आ रही है तो बुराई भी, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो भी मेरे कारण ही आ रहा है। प्लीज अभी चैट बॉक्स में प्लीज अभी कोई चैट मत करिए, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, फिर बिल्कुल आप लिखिएगा, है ना। तो जब अच्छाई, ब्लेसिंग्स मेरे कारण है, तो सफरिंग, चैलेंजेस भी मेरे कारण होंगे। तो कर्म सिद्धांत को हम एक छोटी सी स्टोरी के रूप में समझते हैं, क्योंकि मुझे, जब मैं छोटी थी तब तक के मैंने भी कर्म के बारे में बहुत सुना था। तो मुझे लगता था कि कर्म का मतलब होता है जब किसी को कोई हानि पहुंचाए। तो मैंने तो किसी को धक्का नहीं दिया, मैंने तो किसी को नहीं मारा, मुझे सिर्फ इतना ही नॉलेज था। सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेके क्वांटम फिजिक्स, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, पर कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाता। जबकि जो बेसिक, जो हमारी जिंदगी को बनाती है, हमारे जिंदगी को बिगाड़ती है, वो कर्म सिद्धांत कोई मॉरल साइंस की बुक में नहीं है। मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है। परमहंस योगानंद कौन थे, दयानंद सरस्वती जी कौन थे, बुद्धा कौन थे, सब सब बताएंगे। पर जो बेसिक नॉलेज है कर्म सिद्धांत का, वो होना चाहिए। टॉरकॉम की जब मैंने बुक पढ़ा था तो मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर किया कि उसकी एक लाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है टॉरकॉम की, कि काश हमारे स्कूल में कर्म सिद्धांत हो जाए लागू, पढ़ाना, तो लोग भगवान से नहीं डरेंगे, सिर्फ अपने कर्मों से डरेंगे। हम भगवान की पूजा भी तो डर के मारे करते हैं ना, कोई उम्मीद से कि अगर हम नहीं करें तो हमारे ऊपर, हमसे रुष्ट हो जाएगा, हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स खत्म हो जाएंगी। तो भगवान से नहीं डरना है। अगर भगवान से डर रहे हैं तो प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम करने के लिए डर नहीं होना चाहिए, दोनों ऑपोजिट है, डर और प्रेम। तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम डरते हैं। तो हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए और अपने कर्मों से डरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी मैं हमेशा कर्म सिद्धांत के लिए बताती हूँ, आज भी आप लोगों को वो सुनाऊंगी। कि जब एक राजा अपने नगर भ्रमण के लिए निकला, तो एक रास्ते में उसकी कोई सवारी जब चल रही थी, तो अपने मंत्री, कहीं पे उसकी सवारी रुकी, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि वो सामने वाले दुकानदार को फांसी की सजा देने का मन हो रहा है, तुम उसकी फांसी की सजा का बंदोबस्त करो।
तो मंत्री कहता है कि उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, आप राजा हो, आप इसकी दुकान कभी आए नहीं, ये आपके महल में आया नहीं, तो क्यों फांसी देना? बोले पता नहीं क्यों, मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि उसको मैं फांसी दूं। मंत्री बहुत समझदार था, समझा बुझा के राजा को अपने महल में ले गया। पर मंत्री के दिमाग में ये था कि ऐसी क्या चीज है जो राजा को उसको फांसी देने का मन हो रहा है। वो वेश बदल के उस दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। उससे पूछता है कि भाई कैसे चल रहा है धंधा पानी? अब मंत्री के वेश में नहीं गया है, वो एक सामान्य नागरिक के वेश में गया है। तो वो जो दुकानदार था वो कहता है कि कहाँ, मेरा तो आजकल धंधा हो ही नहीं रहा है, कोई आता है और सिर्फ चंदन की लकड़ियां सूंघ के चला जाता है, और मेरा धंधा बहुत मंदा चल रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि एक बहुत अकस्मात धन का लाभ हो, ये राजा मरे और मेरी चंदन की लकड़ियां बिके, क्योंकि राजा का दाह संस्कार तो चंदन की लकड़ियों में होगा। तो बस ये राजा मर जाए, मैं रोज सोचता हूँ। तो मंत्री कहता है कि राजा से आपकी कोई दुश्मनी है क्या? कहता है नहीं, पर वो राजा हमारी ख्याल कहाँ कर रहा है, हम दुकानदार वालों को अगर पैसा नहीं है तो वो तो नहीं देख रहा है। तो बस मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि वो मरे और मेरी चंदन की लकड़ियां बिके। मंत्री को समझ में आ गया कि कुछ तो झोला हो रहा है, थॉट्स के रूप में, सिर्फ थॉट्स के रूप में। वो कहता है ठीक है, मुझे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां दे दो, मैं तुमसे खरीदता हूं आज। दुकानदार बड़ा खुश होता है कि चलो मेरी चंदन की लकड़ियां कुछ तो बिकी। खरीद के वो मंत्री राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि ये चंदन की लकड़ियां उस दुकानदार ने भिजवाई है। तो राजा चंदन जब सूंघता है तो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चंदन है, और मैं तो नाहक ही उसको मारने की सजा देने की सोच रहा था, ये तो गलत है मेरे साथ। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे अपने काम पर कि मैंने इतनी गंदी थिंकिंग लाई क्यों। एक काम करो, मंत्री को सोने की मोहरें देता है कि जाके उस दुकानदार को दे दो। दुकानदार लेके मंत्री उस सोने के सिक्कों को लेके दुकानदार के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तुम्हारी चंदन की लकड़ियां इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं कि जब मैंने राजा को दिया तो उन्होंने तुम्हारे लिए सोने की मुद्राएं भिजवाई हैं। अब वो दुकानदार उस मंत्री के पैरों पे गिर जाता है, बोलता है मैं तो नाहक ही अपने राजा को दुष्ट समझता था, बदमाश समझता था, वो तो कितना भला आदमी है जो मेरी छोटी सी थोड़ी सी चंदन की लकड़ियों के भर के बदले में मुझे इतने सारे सोने के स्वर्ण मुद्राएं दी। बहुत खुश होता है वो, और मंत्री वापस आ जाता है। तो इस कहानी से ये पता चल रहा है कि देखिए ना, राजा दुकानदार को जान रहा है ना, दुकानदार राजा के पास जा रहा है, पर उसके बावजूद सिर्फ हमारी थिंकिंग, हमारी बैड नेगेटिव इमोशन उस आदमी तक पहुंच रही है जिसको हम मिलते भी नहीं हैं। अगर आप भी यही कहेंगे कि मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, पर आपने कभी उस 60,000 विचारों में कभी झांक के देखा है कि आपने किस किस के लिए क्या क्या बुरी कामना की है या क्या क्या बुरा सोचा है? सिर्फ कर्म का मतलब एक्शन नहीं होता है, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, सब कुछ, हमारी वाणी, हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी हमारे कर्म बनाते हैं। टॉरकॉम ने इतनी सुंदर टेबल बना के दी है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर कोई किसी को हानि पहुंचाता है, शारीरिक फिजिकल हार्म पहुंचाता है, तो जितनी हानि पहुंचाता है उसके 4 गुना 4, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16 गुना उसके पास वापस आता है। यदि मैंने आपके हाथ में चोट पहुंचाई तो जितना आपको दर्द महसूस हुआ उससे 16 गुना मेरे पास वापस आएगा। ये टॉरकॉम का कैलकुलेशन है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और यदि किसी ने इमोशनली कहना चाहिए, किसी की भावनाओं के को हर्ट किया, इमोशनली किसी के साथ अपन गलत भावना कर रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 टाइम्स 4 अर्थात 64 टाइम्स हमको वापस बैक में मिलेगा। और यदि हमने किसी के लिए बुरी बातें करी या बुरी बातें सोची, थॉट्स हमारे जो मेंटल लेवल पे हमने किसी को हार्म पहुंचाया, तो फिर एक बार 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 256 टाइम्स आपके पास वापस आएगा। अब राजा को कौन सी वाली भेजा था जो उसके पास वापस आ रही थी वो मुझे नहीं मालूम,
पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में यही तीन तीन नहीं बोलूंगी, फिजिकल हार्म तो हम पहुंचाते नहीं है, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अगर हमको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो हम शारीरिक हिंसा नहीं करते हैं, हम बहुत अच्छे से उसको कमेंट्स करके या उसके लिए गलत सोच के, उसके नेगेटिव थॉट्स उसके लिए करके हम हार्म पहुंचाते हैं। हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, अब मारपीट का जमाना नहीं रहा, बस मेंटल काम करते हैं हम उसके लिए गलत भावना करके। फिर इसके आगे भी टॉरकॉम ने बताया कि अगर कोई किसी को साइकी मिसयूज करे या साइकी तरीके से हार्म पहुंचाए, जैसे कई ऑकल्ट वाले लोग या जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, जो थर्ड आई के मास्टर्स हो जाते हैं, वो अपनी इस पावर को मिसयूज करके किसी को हार्म पहुंचाते हैं, किसी को गुलाम बनाते हैं, जो भी है, जो साइकी पावर्स से यूज करते हैं, वो और एक बार मतलब 5 बार 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, जिसका टोटल अमाउंट होता है 1024। हमारे पास तो वो साइकी पावर्स नहीं है और उसको रोजमर्रा में कोई यूज भी नहीं करता है। हमारा काम है हमको देखना, फिजिकल भी हम नहीं करते, मेंटल और इमोशनल हम कितना कर रहे हैं, पूरे टाइम हम कर रहे हैं। अगर हम दो फ्रेंड्स भी मिलके किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, रूम में बैठे हुए आराम से बैठ के हम बुरा सोच रहे हैं, तब भी एनर्जेटिकली हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, चाहे फिर वो अमेरिका में रहे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे वो आपके ही शहर में रहे। डिस्टेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है हमारी थिंकिंग को। हमारी निगेटिविटी उसके पास पहुंचेगी, हो सकता है वो उसको दुगना तिगुना करके भेजे, क्योंकि वो वाइब्रेशन पहचानेगा, क्योंकि जैसे जो राजा ने पहचाना, वो नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेगी। हो सकता है वो आपको वापस भेजे, और अगर वो नहीं भी भेज रहा है, तब भी जितनी भी आपने नेगेटिव थॉट्स उसको भेजे हैं, वो आपके पास ही वापस आता है। हम सभी लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। हम अपने आप को अलग समझते हैं कि वो अलग है, मैं अलग हूं। हम वननेस को नहीं समझ पाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पहुंच गई हूं, मैं वननेस में आ गई हूं, पर हाँ उस पाथ पे जरूर हूं, आगे बढ़ रही हूँ, प्रोग्रेस कर रही हूँ, और देखते हैं क्या होता है। तो आप जब किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तब भी अगर आपका इंटेंशन, आपका उद्देश्य बुरा नहीं है, टॉरकॉम कहते हैं आप सिर्फ उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, पर आप ये नहीं चाहते हैं कि उसको कोई नुकसान पहुंचे, सिर्फ गलत सोच रहे हैं, तब उसको कई बार हार्म पहुंचता है। मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि उसको मेरी बातों को पकड़ लेंगे, इसलिए मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी उन्होंने किस तरीके से कहा है। पर मैं समझ गई हूँ कि अगर मैंने किसी के लिए बुरा सोचा तो उसको कहीं ना कहीं फिजिकली हार्म पहुंचता है, या कुछ ना कुछ उसको तकलीफ होगी। तो उसको नहीं मालूम चलेगा कि कौन कर रहा है, नीता सोच रही है इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है, वो नहीं सोच रही है, वो बैठी है आराम से। पर जो मैंने भेजा है वो तो मुझे वापस मिलेगा। ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं जो फेंक रही हूँ वही तो मेरे पास आएगा, चाहे वो और उसमें ऐड करके भेजे ना भेजे, तो वो वापस मेरे पास आएगा। और वो हमारे पास बहुत ही चैलेंजेस के रूप में या कोई गलत चीज के रूप में आएंगे, और हम सोचेंगे कि हमारे साथ जिंदगी में क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये भी हमारी थिंकिंग का पैटर्न चेंज करने के लिए टॉरकॉम बार बार बोलते हैं। टॉरकॉम का पूरी शिक्षा मेंटल और इमोशनल बॉडी पर है। वो बहुत वास्ट नॉलेज है जो मैं भी पूरा नहीं समझी हूँ, पर जितना मुझे पॉइंट्स अच्छे मिलते जाते हैं मैं टॉरकॉम की लिखती जाती हूँ और आपको शेयर करूंगी। तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, किसी की भावना, किसी के लिए बुरी भावना करने से भी हमें नुकसान पहुंचता है। हमारी वाणी से हम लोगों को तकलीफ देते हैं, एक्शन से तो देते ही देते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटीज ने इसके लिए बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन करके रखा है। वो चार्ट मेरे पास है पर मुझे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि अभी मेरा कॉन्शियसनेस लेवल उतना नहीं पहुंचा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटीज की विजडम को मैं पूरा समझ पाऊं। तो उन्होंने कहा है कि हर एक की लाइफ में शुभ कर्म और अशुभ कर्म होते हैं। जब कोई सोल अपना बर्थ को प्लान करती है कि अब मुझे रीइंकार्नेट करना है, तो कर्म के देवता, थियोसॉफिकल सोसाइटीज कर्म के देवता बोलती है, टॉरकॉम भी लॉर्ड्स ऑफ कर्मा बोलते हैं, जो ईश्वर है हमारे कर्मा के। वो मुझे नहीं मालूम वो होते हैं कि नहीं। मैं बुद्धा को फॉलो करती हूँ तो बुद्धा ने कभी ये वर्ड्स यूज नहीं किया है।
तो वो कहते हैं कि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी कहती है कि जब हम बर्थ लेने वाले थे तो हमारे कर्म के देवता हमको शुभ और अशुभ कर्म के बिल्कुल लिमिटेड पोर्शन देते हैं। ऐसा नहीं देते हैं कि आपके अशुभ कर्मा को 80% दे देंगे और आपके शुभ कर्मा को 20% देंगे। नहीं, वो इतना बैलेंस करके रखेंगे ताकि आप सुख दुख इन सब से पार होते हुए अपना इवोल्यूशन कर सकें। इवोल्यूशन के लिए अगर पूरे टाइम हमको दुख ही दुख मिलेगा तो हम कहाँ से इवोल्यूशन करेंगे। बच्चा जब पैदा होता है तो कोई कोई केसेस में उसको शुरू के 7 साल में उसके मेन कर्म आते हैं, जैसे डिसेबल या अचानक से वो क्या कहते हैं पोलियो हो जाता है, वो उसके कर्मा है बच्चे के। पर मोस्टली बच्चे को शुरू में कर्मा नहीं दिया जाता है, उसका हैवी कर्मा, अशुभ कर्मा, ताकि जब वो थोड़ा बड़ा हो, समझदार बने, फिर उसके कर्मा को इस तरीके से दिया जाता है कि कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ऐसे करते हुए इवोल्यूशन करे। अगर सारे के सारे कर्मा एक साथ बच्चे के शुरू के 10-15 साल में डाल देंगे तो बच्चा तो शायद मर ही जाए या इतना डिप्रेशन में चला जाए कि वो इवोल्यूशन ही नहीं कर सके। तो हमारे जो मास्टर्स हैं, हम सिर्फ मास्टर्स बोलेंगे, वो हमारे जो मास्टर्स हैं वो बिल्कुल लेवल पे हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं, शुभ और अशुभ। हर एक की लाइफ में आप खुद भी अपने जीवन को टटोल के देखिएगा, क्या हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है? हैं। हमारे पुराने जन्मों के कर्म हैं जो हमारे को ब्लेसिंग्स के रूप में मिली हैं, अच्छे हस्बैंड, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, सब कुछ, अच्छा स्वास्थ्य। पर थोड़ी बहुत छोटे छोटे जो चीजें आती हैं या कुछ चैलेंजेस हमारे सामने बड़े आते तो हम आश्चर्य करते हैं कि मैंने क्या किया था, किस जन्म में किया था। हम इतने चतुर हैं इंसान कि पूरा अपना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये जन्म में तो हम संत हैं, हमारे से बढ़कर अच्छा आदमी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई, मान लो मुझे एक्जिमा हो गया, तो मेरे पिछले जन्मों के कर्म होंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपके इस जन्म के कर्मा भी आपको मिल रहे हैं। तो हम बड़े चतुर हैं कि वो पिछले जन्म को तोड़ते हैं, कि पिछले जन्म के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो पिछले जन्म के कर्मा है, क्योंकि इस जन्म में तो हमने कोई कर्म किया ही नहीं। हम तो सबसे अच्छा बात करते हैं, जो हमारे यहाँ आता है हम तो बिल्कुल आंखें बिछा के उनका स्वागत करते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत अपन किसी के लिए बुरा सोच लेते, पर इतने बड़े थोड़ी अपन करते हैं जो हमारे पास इतने चैलेंजेस आए। हम बहुत चतुर हो गए हैं, इतना मास्क पहनते हैं कि हम अपने आप को भी, रात को अपने जमीर के साथ में भी हम शायद मास्क पहन के बैठते हैं। यही तो है, जब आप ध्यान करते जाएंगे, आपकी जब मास्किंग निकलते जाएगी, अब जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते जाएंगे, अपने मेंटल बॉडी, अपने इमोशनल बॉडी को, हर चीज को देखते जाएंगे कि वाकई अवेयरनेस आती है मेडिटेशन से, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो हमारे ही कर्मा थे। मैं पीपीटी शुरू करने के पहले एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, अपना ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ। 47 ईयर्स तक तो मुझे मालूम भी नहीं था कि कर्मा ये वाणी और थॉट से भी होते हैं। जब मैं मेडिटेशन में आई और मैंने ओशो को सुनना शुरू किया, ओशो मेरे पहले गुरु हैं और मेरे बेहतरीन, मैं उनको प्यार करती हूँ। मतलब ओशो के बगैर नीता है ही नहीं। कई लोग मेरा नाम भी रखे हैं ओशो नीता। तो जब उनसे मैंने बुद्धा के बारे में सुना तो बुद्धा ने कहा कि अपने कोई भी सफरिंग है आपको, तो आप अपने जीवन को पलटो। वो ये नहीं कहते पुराने जन्मों को, पहले अपने इस जीवन को पलटो और हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तुम, और अपने जीवन को पलटो कि कहाँ कहाँ तुमने चूक की है। और अगर इस जन्म में आपको उसका रीजन या नहीं समझ में आता है, फिर जरूर आपके पास्ट लाइफ का होगा। मैं इत्मीनान से अपने रूम में बैठ गई, सब दरवाजे वगैरह बंद करके, कि मैं देखूं कि मैं क्या क्या करी हूँ, क्यों मुझे एक्जिमा हुआ है, क्यों मुझे नर्व कंप्रेशन हुआ है, क्यों मुझे डायबिटीज आई है। जब मैंने देखा तो कहते हैं ना वो कबीर, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई। मैंने जब अपने अंदर झांक के देखा तो मुझे लगा कि नीता से वर्स्ट कोई नहीं है। मुझे रिवेंज लेने की आदत थी। अगर मुझे कोई एक गाली देता था तो जब तक कि मैं 4 वापस न कर लेती तब तक के मुझे नींद नहीं आती थी, चाहे उसमें मुझे 4 दिन लगे या 7 दिन लगे। मैं लोगों की मदद भी करती थी, पर बहुत गुस्सा था, बहुत रिवेंज था और बहुत नेगेटिव थिंकिंग की मेरी। अगर किसी ने मेरा ईगो हर्ट कर लिया तो फिर तो उससे जिंदगी भर बात नहीं करनी है।
उसके लिए चाहे मुझे किसी के भी सामने बुराई करनी पड़े, मैं सबको ढिंढोरा पीट के बताती थी, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया। तो जब मैं अपने ही जाल को देखने लग गई तो मुझे लगा कि वाकई ये कोई भगवान ने मुझे नहीं दिया बीमारी, ये तो मैंने इसी जन्म में पकाई है, अच्छे से पकाई है, मस्त मिर्च मसाला डाल के पकाई है 3 बीमारियां। तो जब मैंने ही पकाई है तो निकालूंगी भी मैं। अगर मैंने ही क्रिएट किया है तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। मैंने बुद्धा के पूरे डिस्कोर्स को 2 बार सुना, 122 डिस्कोर्स हैं, 2 बार मैंने सुना। और जितने बार सुनते गई उतने बार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते गई। मेरा बोलना चाहिए ना, वो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन है वो मेरा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और उसके बाद मैं 3 महीने के अंदर बीमारियों को तो हरा ही दी, पर उसके साथ ही मुझे एक बोलना चाहिए ना खुशी, एक ब्लिस स्टेट मिलने लग गई। पर फिर भी वहां पे भी मैं कहीं ना कहीं चूक गई थी, क्योंकि बुद्धा की हर चीज तो हमको नहीं समझ में आएगी। देखिए उनको समझने के लिए भी एक कॉन्शियसनेस चाहिए, तब तक कि शायद मेरा कॉन्शियसनेस पूरा डेवलप नहीं हुआ था। तब भी मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव या कुछ कुछ मेरे इमोशन थे जिसको मैं रिलीज नहीं कर रही थी। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी फिर से अपना, कि मेरी बेटी की मैरिज नहीं लग रही थी, वो बहुत लड़कों को रिजेक्ट कर रही थी, कुछ उधर से हो रहे थे, बहुत परेशान थे मैं और मेरे हस्बैंड। और सारे रिलेटिव्स लोग की जैसे आदत होती है टोचने की, बिल्कुल बार बार मुझे टोकते थे कि नीता ये क्या कर रहे हो, क्या मेडिटेशन सिखाने जाते हो, तुम अपना काम धंधा छोड़ो, ये मेडिटेशन की दुकान, और चुपचाप से अपनी बेटी की शादी की करो, तुमको मालूम भी है कितनी एज की हो गई है। ये मुझे लगातार फोन आते थे। आखिर माँ हूं, मुझे भी चिंता होने लग गई। ठीक है मैं क्लासेस ले रही थी, तभी मेरी क्लासेस शुरू हुई थी, पर जब मुझे फोन आते थे तो मैं भी घबरा जाती थी और सोच में पड़ जाती थी। और जिस फ्रेंड के साथ मैं काम करती थी उसके प्रति मुझे बहुत गुस्सा भी रहता था, और मैं एक एटिकेट अपने गुस्से को दबाना शुरू कर दी थी। बहुत इच्छा होती थी कि उसको मैं कुछ बोलूं कि नहीं मुझे तेरा ये काम करने का तरीका पसंद नहीं है, मैं ऐसे नहीं करूंगी। पर बोलते ना वो संस्कार जो थे, मैं चुप रहने लग गई। मुझे थायराइड हो गया और फ्रोजन शोल्डर हो गया। मैं लुईस हे की बुक को पलटाने लग गई, थॉट पावर को पलटाने लग गई कि मैंने ठीक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने हीलिंग तो कर दी 3 बीमारियों से, पर ये 2 बीमारियों को कैसे करूं। और दोनों का रीजन, दोनों का कॉज मुझे मिल गया कि यार मैंने अपने गुस्से को रोक लिया वाणी के द्वारा। अपनी बेटी की शादी की चिंता मैंने अपने कंधों पे, कंधे क्यों होते हैं, हमारी जिम्मेदारी के रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैंने अपनी बेटी की शादी की चिंता अपने थॉट में रख ली कि अब मुझे इसके लिए ये करना है, ये करना है, इधर फोन करनी है उधर, वो चिंता, वो जो वरी है, वो मेरा फ्रोजन शोल्डर के रूप में आया। और जिस दिन मुझे लुईस हे की बुक मिली और मैं थॉट पावर, यू आर द प्लेसिबो वगैरह सबके समरीज वगैरह सब पढ़ना शुरू करी, तब मुझे ये दोनों थॉट को रिलीज करना पड़ा। मैं अपनी फ्रेंड से क्विट करी और अपनी इस बेटी की शादी की चिंता छोड़ दी कि खलील जिब्रान ने बोला है कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये यूनिवर्स के बच्चे हैं, अगर यूनिवर्स के बच्चे हैं तो यूनिवर्स जाने, जब इसकी शादी होनी होगी होगी, मैं नहीं करूंगी। फिर उसके बाद जब भी मुझे कोई फोन करने लग गया तो मैं खुद हंस के बोलती थी नहीं हो रही है, क्या करूं, अच्छा मैं तो ढूंढ रही हूँ, नहीं हो रही है। सामने वाला ही चुप हो गया जब मैं हंसी मजाक करती थी उन लोग के साथ। और 2 ढाई महीने के अंदर मेरी दोनों बीमारियां ठीक हो गई। 6 महीने के बाद मैंने अपने थायराइड का चेक कराया, वो भी ठीक हो गई। तब मैंने देखा कि थॉट पावर, इसीलिए मैं यहाँ पर इस सेशन में बार बार आप लोगों को थॉट पावर का देती हूँ कि आप लोग अपने थॉट्स को पहचानो कि कहाँ पे आप चूक रहे हो। तो ये मेरे थॉट की लर्निंग है जो मैंने अपनी जिंदगी के अनुभव से सीखा। मैं आप लोग के सामने पीपीटी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि कर्मा कितने प्रकार के होते हैं और प्री बर्थ प्लानिंग में हम किस तरीके से अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को चुनते हैं। मेन 4 टाइप के कर्मा होते हैं जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। सबसे पहला है संचित कर्मा। संचित कर्मा जब से मैंने मानव रूप धारण किया है, हर एक कोई, तब से लेके अभी इस समय कितना बज रहा है, 5 बजे तक मैंने जितने कर्मा इकट्ठे किए हैं, शुभ अशुभ दोनों, वो टोटल मेरा रिजर्वायर है, मेरा बैंक बैलेंस है संचित कर्मा के रूप में।
हर मिनट हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, गुड और बैड वो दोनों अलग अलग है ना। तो जब से मैंने सोल के रूप में इस पृथ्वी पर आई हूँ, शरीर रूप ली हूँ, तब से लेके अभी तक के का मेरा टोटल कॉस्मिक डेप्थ है। सभी के पास अपना एक एक बैंक बैलेंस है और उसी के अनुसार हम इनकारनेशन में चूज करते हैं। दूसरे टाइप का है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा जो करंट लाइफ में, देखिए संचित कर्मा तो पास्ट में मेरे पूरे पड़े हुए हैं, पास्ट कर्मा है मेरे। प्रारब्ध कर्मा इसको हम कहते हैं करंट लाइफ में जो भी कर्मा फलीभूत होंगे, जो फ्रुक्टिफाइंग होंगे और होने ही हैं, इसको हम डेस्टिनी भी बोल सकते हैं, लाइफ चैलेंजेस भी बोल सकते हैं, जो फलीभूत हो रहे हैं या इस जन्म में मैंने अपने लिए चूज करके लाया है। मैंने कहा ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बोला कि हम जब आते हैं तो अपने इस जन्म के सारे प्रारब्ध कर्मा को चुन के आते हैं कि ये संचित कर्मा है, मेरा पूरा बैंक बैलेंस। फिर मेरे मास्टर्स बताएंगे कि नीता ठीक है, इसका ये कर्म तुम ले लो और इस जन्म में तुम इस पर्सनालिटी नीता के रूप में इस इसको चुकाना। मैं बोलूंगी ओके, तो वो मैं लेके आऊंगी और अपनी लाइफ के एज के हिसाब से भी कि मैं 10 साल की होंगी तब ये कर्म चुकाऊंगी, 20 साल की होंगी तो ये इंसान आएगा मेरे से कर्म का बैलेंस करके जाएगा, 27 साल में ऐसा होगा। ये सारी मैं एक मैप बनाऊंगी, एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगी। वो मेरा प्रारब्ध कर्मा है और वो मुझे इस जन्म में फलीभूत दिखेगा ही। इसमें भी दो प्रकार के कर्मा होते हैं। एक होता है दृढ़ कर्मा। दृढ़ कर्मा वो होता है जिससे हम भाग नहीं सकते। वो हमको सजा के तौर पर कहें या एक पेमेंट के तौर पर, सजा नहीं बोलना चाहिए, पेमेंट, अपन को पेमेंट करना है, अपन कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा चुकाते हैं ना, तो वो दृढ़ कर्मा वो होता है कि जहां पे मैं भाग नहीं सकती हूँ, मुझे वो पेमेंट करनी ही है। इसको कहते हैं दृढ़ कर्मा। जैसे कोई अपंग पैदा होता है या ब्लाइंड पैदा होता है, जिसका कोई एक सिंगल पेरेंट हो और बहुत ही क्रूएल स्पाउस हो, हस्बैंड बहुत बुरा हो या वाइफ बहुत बुरी हो, या कोई बहुत ही क्रॉनिक डिजीज जिसको हील नहीं कर सकते हैं, जिसको क्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एक अंग ही नहीं है या कोई भी एक बॉडी पार्ट उसका नहीं है, वैसा वाला जिसको हम नहीं हील कर सकते, वो दृढ़ कर्मा है, वो हमको इस करंट लाइफ में भोगना ही है। दूसरा होता है अदृढ़ कर्मा, प्रारब्ध में ही अदृढ़ कर्मा, जिसको हम अपने पेमेंट को, उसकी इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्सेप्टेंस, थ्रू सर्विस। वो हम सब कर सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल लूंगी तो जो भी मेरी डायबिटीज थी और एक्जिमा था, वो मेरा अदृढ़ कर्मा था, जो मैंने मेडिटेशन से, अपनी अवेयरनेस से, अपने ज्ञान के द्वारा उसे हील किया। पूरी दुनिया अगर मेडिटेशन से माइग्रेन टू कैंसर इलाज कर रही है तो वो सारे उसके अदृढ़ कर्मा है, जिसकी इंटेंसिटी कम होती है। अब वो इंटेंसिटी कैसे निर्धारित होती है मुझे नहीं मालूम है, तो उसकी इंटेंसिटी को हम कम करके भोग सकते हैं। दृढ़ कर्मा में अगर आप सुकरात का एग्जाम्पल लूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम अपना रोना रोते हैं ना कि हमको ऐसे हस्बैंड मिले, हमको वाइफ मिली ऐसे। सुकरात जिसकी वाइफ, जिसको सोक्रेटिस बोलते हैं, उसकी वाइफ बहुत क्रूएल थी। उसे बार बार चिल्लाती, चीखती और कई बार तो उसे मारती भी थी। और सुकरात के भाग्य में बहुत बड़ा हत्यारा लिखा था बनना। अब उसके पास दो चॉइस थी कि वो हत्यारा बन के अपनी वाइफ ही नहीं और लोगों का भी मर्डर करे, क्योंकि उसके भाग्य में था। पर उसने अपने विजडम को बढ़ाते बढ़ाते, आपको खुद मालूम है सोक्रेटिस क्या है, सुकरात क्या है, यूनान के इतने बड़े फिलोसोफर हैं जो सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। तो एक बार जब उनके फ्रेंड उनके घर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ इतना तुम्हें परेशान करती है तो तुम कुछ कहते क्यों नहीं। तो सुकरात कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने इसके साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा, मैंने जरूर उसके साथ कुछ उधारी लिया होगा जो मैं यहाँ पे चुका रहा हूँ। चलो हम चल के बाहर बात करते हैं।
अपने फ्रेंड को लेके बाहर चले जाते हैं और उसकी वाइफ ऊपर की बालकनी से इसके ऊपर गरम गरम पानी डाल देती है अपने हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि उसने नोटिस नहीं किया या जो भी है, तो ऊपर गरम गरम पानी डाल देती है। अब गरम पानी डाली, ऑलरेडी वो इतना उसके साथ मिसबिहेव कर रही है, पर सुकरात का आंसर था अपने फ्रेंड को, अरे कभी कभी जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं बादल, आज पहली बार देख रहा हूं। मतलब आप बताइए उसने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया। उसको मालूम है कि उसके कोई पुराना डेब्ट है जो उसको चुकाना है। ऐसे ही अगर हमारे हस्बैंड या वाइफ या हमारे कोई ऐसे रिलेशन जो हमको बहुत हर्ट कर रहे हैं, तो वो हमने ही उनको चूज किया है यहाँ पे आने के लिए। फिर आप कहेंगे कि अगर हमारे दृढ़ कर्मा है, हमको ये भोगना ही है, तो हम मेडिटेशन क्यों करें, हम क्यों सर्विस में जाएं, जैसे आप नीता जी बोलती हैं। आपको दृढ़ कर्मा के बावजूद अगर है आपकी लाइफ में, तभी भी आपको मेडिटेशन और सर्विस से जुड़ना है, सिर्फ इसलिए ताकि आप उसको सहन कर सकें। आपकी बुद्धि इतनी विस्तृत, आपका विजन इतना बिगर हो जाए कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकें। एक्सेप्ट वो नहीं कर सकता जो अज्ञानी है। आपका जब ज्ञान बढ़ेगा, आप जब समझेंगे, क्योंकि मेरे समझाने से आप नहीं समझेंगे, जब आपकी इनर वॉइस आपको समझाएगी तब आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। उस चुनौती से लड़ने का, आपको सामना करने का शक्ति आएगी, समझ आएगी और सहनशीलता आएगी। तो चाहे दृढ़ हो चाहे अदृढ़ हो, कोई भी हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स हैं, हमको मेडिटेशन करते ही रहना है। तो ये दो प्रकार के प्रारब्ध कर्म है जो हमको इस जीवन में मिलने वाले हैं। एक होता है क्रियामना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्रियामना होता है जो अभी हम कर रहे हैं, करंट, तुरंत, इंस्टेंट, जो हम रोज कर रहे हैं, क्रियामना वो होता है। और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमको मिलता है, इसका फीडबैक हमको बहुत जल्दी मिलता है। हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 2 घंटे, हो सकता है 4 दिन, 2 महीने, 1 साल, पर इसका क्रियामना का आपको रिजल्ट इसी जन्म में बहुत जल्दी से जल्दी मिल सकता है। और ये हमको सबसे कॉन्शियसली हमको करना है, क्योंकि देखिए हमारे पास प्रारब्ध कर्मा है। अगर मान लो मेरे कोई चैलेंज है, या मेरे रिलेशनशिप कुछ खराब है, या मेरे घर में कोई बीमार है, या मैं बीमार हूं, जो भी हमारे प्रारब्ध कर्मा है उसको मैं कैसे प्रतिक्रिया देके काम कर रही हूँ, उसके साथ मैं कैसे डील कर रही हूँ, या जो दूसरे मेरे को ट्रैवलर मेरे जिंदगी में आके जा रहे हैं, वो उनके साथ मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, वो हमारी क्रियामना है। और इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। मैंने खुद महसूस किया है कईयों बार, मतलब मैंने तो, मतलब मुझे लगता है कि मेरे मास्टर्स मुझे पूरे टाइम सचेत करते रहते हैं कि नीता तुम निगेटिव हुई, मुझे 2 घंटे में या 4 घंटे में भी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर मैंने किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग किया या नेगेटिव हो गई, तो मेरे घर में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे तुरंत फीडबैक मिल गया है, मेरे मास्टर्स मुझे अलर्ट कर रहे हैं। तो ये क्रियामना हमको बहुत जल्दी मिलता है, और ये इसलिए भी जल्दी मिल रहा है क्योंकि अर्थ बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही है 5 डायमेंशन की तरफ। उसका ऑसिलेशन तेज हो गया है, एनर्जी तेजी से शिफ्ट हो रही है। तो जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, वो तुरंत एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है मैटर के रूप में, आपकी सिचुएशन के रूप में, आपकी बीमारी के रूप में, आपकी परिस्थिति सर्कमस्टांसेस के रूप में। हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है। और बुद्धा कहते हैं कि जब भी आपने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ किया, आपने तुरंत एक बीज जमीन में फेंक दिया। अब वो जमीन में जो बीज आपने फेंका है, वो अपना एक वर्तुल पूरा करेगा। वर्तुल मतलब सर्कल पूरा करेगा। अब वो सर्कल कब कंप्लीट हो रहा है कोई नहीं जानता, वो कर्म देवता वगैरह का कोई नाम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि आपका बीज कभी ना कभी फल देगा। 3 महीने भी दे सकता है, 300 साल में भी दे सकता है, 3 जन्म के बाद भी दे सकता है। वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में कैद, वो आकाशिक रिकॉर्ड का वर्ड यूज नहीं करते हैं। मैं बता रही हूँ कि आपने जो भी किया,
आपने वो सर्कल जब पूरा होगा होगा, पर ये क्रियामना कर्मा बहुत जल्दी हमको इसी जन्म में मिल रहा है। पहले जो हमको कर्मों का फल 5-5 या अगले जन्म में मिलता था, वो भी बहुत जल्दी फलीभूत हो रहा है। शायद भगवान भी विश्वास कर रहा होगा, आज नगद कल उधार, वो चलो भाई अब काफ़ी बैलेंस कर लो आप, जो भी है। पर ये क्रिया मना कर्मा जो हम रोज बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमको अलर्ट रहना है इस पर कि हम अपने प्रारब्ध कर्मा को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं। एक है आरब्ध कर्मा, जो बिल्कुल तुरंत फलीभूत होके आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 घंटे में या 1 दिन में मेरे घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि मैं गलत करी हूँ। बहुत से लोगों को होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मुझे कहती थी कि जैसे ही मैं किसी के लिए बुरा सोचती हूँ, मुझे तुरंत 3 घंटे के अंदर एक चोट लग जाती है। शायद उसके भी मास्टर उसको बहुत जल्दी अलर्ट कर रहे हैं, जो भी है। एक होता है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गई। क्रिया मना कर्मा मतलब हमने सोचा और तुरंत हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ गया। एक होता है अनारब्ध कर्मा, जो अभी नहीं फलीभूत हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई श्योर नहीं है। वो सुप्तावस्था में रहता है, और अगर इस जन्म में इसका फल मुझे नहीं मिला तो वो मेरे संचित कर्मा में जाके इकट्ठा हो जाएगा सीड कर्मा के रूप में। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि यदि मान लो कोई 2 फ्रेंड्स आपस में चोरी करते हैं, और चोरी करके जब चले जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ने आती है, तो एक चोर पकड़ा जाता है और एक चोर भाग जाता है, गांव से ही भाग जाता है। अब वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आएगा। जो चोर पकड़ाया है उसको आरब्ध कर्मा के द्वारा जेल में सजा काटनी पड़ेगी। उसको फलीभूत हो गया, तुरंत क्रिया मना तुरंत किया और फल मिला। अब जो उसका फ्रेंड भाग गया है, कर्म तो उसने भी किया, उसने भी क्रिया मना किया, फिर अब कैसे करेंगे? अब वो भाग गया, उसको पुलिस पकड़ नहीं सकती, तो ये जो उसकी चोरी का की सजा है, उसके संचित कर्मा में अगले जन्म के लिए, अपनी लाइफ लॉन्ग के उसके रिजर्वायर के लिए सीड कर्मा के रूप में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया मना कर्मा आपको तुरंत भी मिल सकता है इसका फल। आप अपनी लाइफ को रोज इंट्रोस्पेक्शन करना सीखिए। जरूरी है। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ बुक पढ़ना नहीं होता है, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं को पढ़ना। मुझे भी बहुत मतलब दुख होता है जब अपने आप को मैं देखती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ और आंखों में पानी आ जाता है कि मैं इतना ज्ञान बांटने के बावजूद भी तो कहीं कहीं पे गलत चल लेती हूँ, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए और मुझे बताइएगा कि आपके क्रियामना कैसे हो रहे हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी कर्मा। हम जो भी अच्छा या बुरा कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म या उसके 10 जन्म के बाद मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। हम जो भी कर्म करते हैं हम अपनी फ्री विल के द्वारा कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा। तो ये हमारा एक कार्मिक मैप है जो आगे आएगा, हमारे फ्यूचर लाइफ्स में आएगा, और हम फ्री विल को कॉन्शियसली यूज करके इसको अच्छे कर्मा के रूप में करने की हमारे को स्वतंत्रता है। आज जो मैं आप लोगों को सर्विस दे रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ, या आप सभी लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ये भी हमारा आगामी कर्मा है। जरूरी नहीं है कि ये सब आपको आपके ध्यान साधना की और सेवा का फल इस जन्म में मिले, कई जन्मों के बाद या अगले जन्म में हम उसके को एक ब्लेसिंग के रूप में या अपने सोल इवोल्यूशन के रूप में हम इसको काम कर ला सकेंगे। तो ये आगामी कर्म है। ये 4 टाइप के कर्म हुए। इसको इस तरीके से समझाया गया है कि जैसे एक आदमी तीर लेके चला रहा हो, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, तरकश बोलते हैं या मुझे कभी देखना पड़ेगा। जहाँ पे वो तीर रखा है ना, जहाँ पे उसके सारे टोटल तीर पड़े हुए हैं, वो हमारे संचित कर्मा हैं। और जो वो तीर चालू करके मतलब बाण को खींच के छोड़ने वाला है तीर,
वो हमारे क्रियामना है। मैंने कहा ना, जो आप अभी कर रहे हैं क्रियामन, मतलब अभी आपके साथ आप जो कर रहे हैं, वो जो तीर छोड़ रहा है वो क्रियामना है। और जो यहाँ पे इस बोर्ड में तीर लग चुके हैं, जो ये तीर लग चुके हैं, वो है प्रारब्ध, जो फलीभूत होंगे इस हमारी करंट लाइफ में, सिचुएशन के रूप में, सर्कमस्टांसेस, हमारी बीमारी, रिलेशनशिप, जो भी है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मा है जो इस बोर्ड पर लग चुके हैं। जो हम तीर छोड़ रहे हैं वो क्रियामना है, और जो टोटल हमारा है रिजर्वोयर संचित कर्मा है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन को मैं आज नहीं बताऊंगी, मैं कल बताऊंगी इसका न्यूट्रलाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 4 टाइप के कर्मा समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा री इनकारनेशन का चैप्टर शुरू करके यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि 5:30 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे 4 टाइप के कर्मा हुए। हमारा बस न संचित पे है, न प्रारब्ध पे है। प्रारब्ध पे बस हम इतना ही कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन और सर्विस करें। जैसे मान लो मेरे लाइफ में एक एक्सीडेंट लिखा है, और जैसे मैं आपको ट्रू अपनी स्टोरी बता रही हूँ, फिर से अपनी लाइफ की जर्नी। बहुत साल पहले मुझे, मेरे को 2-3 हॉरोस्कोप जो देखते थे, उन्होंने कहा कि नीता, तुम्हारा बुरी तरह से तुम बीमार होगी और बेड रिडन हो जाओगी, शायद एक्सीडेंट होगा तुम्हारा, और 6 महीने के लिए तुमको बिस्तर पे जाना तय है। मैं आश्चर्य करने लग गई, दूसरे हॉरोस्कोप वाले के पास गई, थर्ड हॉरोस्कोप वाले के पास गई, जो बिलासपुर का सबसे अच्छा था पंडित, जिसको हम चाचा जी बोलते थे, उनके पास गई। सब ने मुझे यही कहा कि 6 महीना तुमको बिस्तर पे पड़ना है। मैं सबसे ज्यादा इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं तब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स रख सकूं। और मेरे हस्बैंड कभी भी कुक के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते, सिवाय मेरे हाथ के बने हुए खाने का। तो मैं रोती थी कि अगर 6 महीना मैं बिस्तर में चली गई तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का क्या होगा। मैं उस चाचा जी के पास गई, मैंने कहा मुझे कोई तोड़ बताओ, कोई पूजा पाठ बताओ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा हॉरोस्कोप पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि तू भक्ति योग से जा, तू, तब तक कि मैं दुर्गा माता को मानती थी, उन्होंने कहा तू हनुमान जी को पकड़ ले, हनुमान जी को इतना डिवोटेड हो कि तू प्रार्थना कर कि ये एक्सीडेंट तेरा टल जाए। और पता नहीं क्यों इस लाइफ में मेरा आज तक के हनुमान जी से कनेक्शन है, और मैं बिना हनुमान जी को याद करे कभी आज तक के ध्यान में नहीं बैठती हूँ, नेवर। मेरे जबान पे पहला ही वर्ड मेरे श्री राम और मेरे हनुमान रहते हैं। तो मैं जब हनुमान जी की आराधना करने लग गई तो इतना लीन हो गई सेवा में उनकी और भक्ति में कि नीता ही खो गई। बहुत मेरे हस्बैंड दुखी होते थे कि कहाँ हनुमान जी को तुमने पकड़ लिए हो। और वो 6 महीने बीत गए, और मतलब मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। 1 साल के बाद मुझे याद आया, ओ माय गॉड, मैं तो हनुमान जी को तभी ली थी कि मेरा एक्सीडेंट टल जाए। 1 साल हो गया, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो देखिए, मेरे कर्म जो थे वो गायब हो गए। मुझे हो सकता है एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था, एक फ्रैक्चर के रूप में आके चला गया। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं बार बार अपनी जर्नी बताने लग जाती हूँ कि आपके कर्म आपके भक्ति योग से भी जा सकते हैं, आपके ध्यान योग से भी जा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई भी एक्सीडेंट लिखा हुआ है, हो सकता है उसको आपको बहुत बड़ा नुकसान हो, पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी वर्ड मैं बोल रही थी वो याद करिए। इंटेंसिटी उस कर्म की कम हो जाएगी। जो आप 6 महीने के लिए बिस्तर में बैठने वाले थे, वो हो सकता है एक छोटा सा फ्रैक्चर हो, आप 1 महीने के लिए बिस्तर पे पड़े, फिर आपका फ्रैक्चर ठीक हो जाए और 1 महीने के बाद आप चलने लग जाए। प्रारब्ध कर्म आएगा, वो नहीं टाल सकते आप। प्रारब्ध कर्म को तो इस जन्म में भोगना ही है, पर उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ध्यान के द्वारा हम उस प्रारब्ध कर्म को, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो संचित कर्म में मेरा कोई बस नहीं है, प्रारब्ध कर्म को मैं हैंडल कर सकती हूँ सर्विस एंड मेडिटेशन के द्वारा। अब मेरी पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए क्रियामना और आगामी कर्म की तरफ, कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं, चाहे इस जन्म में मुझे फायदा नहीं हो, पर आगे चल के मेरी सोल के लिए एक बेनिफिट का काम करेगा। तो वो सर्विस है और मेडिटेशन है। हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं हमारा इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन होता है मतलब हमारा प्रोग्रेस होते जाते हैं हम, और हमारे जो यहाँ आने का पड़ाव है,
आने की बार बार की जरूरत है वो कम होती जाती है। तो इस तरीके से हमारे 4 कर्म हैं। अब जब कभी भी आत्मा चूज करती है अपने को पृथ्वी पर आने के लिए, नीता ने मान लो पिछले जन्म में रीटा के नाम से पैदा हुई थी और चली गई। अब रीटा मर के जब जाएगी, अब उसे फिर से अपनी लाइफ का रिव्यू देखना है कि मैंने क्या क्या गलती करी, कितने मेरे संचित कर्मा हैं, कहाँ मैंने अच्छा काम किया, कहाँ मैं गलती करी, किस किस को मेरे को प्यार देना था जो मैंने प्यार नहीं दे पाई, क्यों मैं किसी से नफरत की। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर इतने माया में और इतने अपनी बॉडी से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि हमको किसी से प्यार करना भी दुष्पूर लगता है ना। दुष्पूर मतलब बहुत कठिन लगता है कि अरे वो तो अलग है, वो मेरे साथ इतना बुरा चल रही है, मैं कैसे प्यार करूं। पर जब हम सोल लेवल पे जाते हैं तब हम वहां पे लव एंड लाइट हो जाते हैं। तब हमको लगता है यार ये तो इतना बुरा नहीं चला था, मैं तो फालतू से इतनी नफरत करते रही। वहां पे हमको सारे रिग्रेट होते हैं, हम अपने आप को जज करते हैं। फिर जो भी हमको अगला जन्म लेना है तुरंत हम जन्म नहीं लेते हैं, न ही 4-5 साल में। जैसे मृत्यु होती है, जो जस्सी मैम ने कल आपको बताया, उसके आगे का मैं थोड़ा सा बता दूं, उन्होंने बहुत प्यारा समझाया। सबसे पहले मृत्यु के बाद आत्मा जाती है अपनी रिकवरी होम में, रिकवरी रूम में, जहां पे क्योंकि कोई भी शरीर को जब आत्मा छोड़ के जाती है तो उसको एक शॉक लगता है अपने प्रियजन को छोड़ने का, अपने प्रॉपर्टी को छोड़ने का, जितना भी हो। और हम लगाव, सबसे ज्यादा रिश्तों में हम मोह बांधते हैं। तो वो जो लगाव रहता है, जैसे मौत होती है, जैसे जैसी मैम ने भी बताया, हमारे मास्टर और हमारे प्रियजन जो हमको बहुत प्यार करते हैं, माँ पिता या कोई बहुत क्लोज आपकी बहन है, वो हम सब हमको हमको लेने आते हैं। हमको लेके वो हमको समझाते हैं कि अब मृत्यु हो चुकी है, हमको हील करने के लिए रिकवरी रूम में छोड़ के जाते हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में तो हमको अचानक कोई नहीं दिखे अपना प्रियजन, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो हमारे प्रियजन, अच्छा अब आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जैसे मेरी मदर को डेथ हुए 30 ईयर्स हो चुके हैं, 20 ईयर्स हो चुके हैं, हो सकता है उसने जन्म ले ली हो, तो अब मुझे वो कैसे लेने आएगी अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी मम्मी मुझे प्यार कर रही है। आत्मा पूरी की पूरी कभी भी नीचे नहीं जाती है, हम एक टेंटिकल के रूप में आते हैं। हमारा जो हायर सेल्फ, जो हमारी मेन आत्मा है, वो हमेशा स्पिरिट वर्ल्ड में रहती है। और अगर मान लो मेरी मौत सवेरे के टाइम में हुई, दोपहर के टाइम में हुई, तो वो वही वाला पर्सनालिटी को पहनेगी। मोस्टली आत्माएं जो पिछला जन्म लेती हैं ना, मतलब पिछला जन्म जो बीत चुका होता है उसी की ही रूप को धारण करके रखती हैं। नीता की आत्मा बिल्कुल नीता की एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल नीता के समान होगी। रीटा की आत्मा एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल रीटा के समान होगी। तो जब हम जाएंगे तो हमारी मदर, हमारे फादर, हमारे जो प्रियजन है वो अपनी करंट लाइफ की बॉडी फॉर्म में रहेंगे, परंतु वो बॉडी ग्रॉस नहीं रहेगी, मैटर नहीं रहेगा, लाइट फॉर्म रहेगा। मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर वो उस पर्सनल उस सोल ने वो आवरण नहीं पहना है मेरी माँ का, तब भी मैं अपनी माँ को पहचान जाऊंगी। क्योंकि हम सोल अपने एक दूसरे को अपनी आइज के द्वारा, अपनी वाइब्रेशन के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये मेरी माँ है, चाहे उसने मेरा मम्मी का आवरण पहना हो या न पहना हो। तो वो हमको पहले प्यार से ले जाते हैं, समझाते हैं और हमको हीलिंग के लिए रिकवरी रूम में छोड़ के जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जब मरते हैं तो कई डॉक्टर्स के पेन इंजेक्शन लगते हैं, या आखिरी टाइम में बहुत बड़ा कोई दुख होता है, जो इमोशनल वुंड होते हैं, जो भी हमारी सफरिंग आखिरी के टाइम में होती है, रिग्रेट जो भी रहता है, उसके लिए हमको वहां पर हीलिंग रूम में रखा जाता है। सारी हीलिंग वहां नहीं होती, हमको हील होने के लिए फिर से जमीन में आना ही पड़ता है। पर वहां पर हीलिंग होती है ताकि आत्मा अपने आगे के काम को कर सके। उस हीलिंग रिकवरी रूम में आराम से अपने हील होने के बाद उसको उसकी जिंदगी की रिव्यू दिखाई जाती है, पिक्चर दिखाई जाती है। कहते हैं कि वो बहुत ही अ, भव्य प्रक्रिया है जब आत्मा सब कुछ अकेले बैठ के देखती है, साथ में उसके स्पिरिट गाइड होते हैं।
पर स्पिरिट गाइड कहीं पे भी नहीं टोकते कि आपने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, इसको आपको नहीं नाराज होना था, इसको आपको नहीं दुख पहुंचाना था, या इससे पैसे नहीं छीने थे, मैनिपुलेशन, कुछ भी नहीं कहते। आप अपने दर्शक होते हैं, अपने जज होते हैं, अपने क्रिटिक होते हैं, सब कुछ आप होते हैं। उसके बाद वो आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती। कई आत्माएं 60 साल, कई 100 साल। रजनीश को वापस आने में शायद 400 या 700 ईयर्स लगे थे, क्योंकि वो अपने हिसाब से गर्भ चुन रहे थे जिसके द्वारा ओशो आए थे। खैर, इतना लंबा पीरियड हर एक आत्मा नहीं लेती है। फिर जब वो रिकवरी करके अपने रिव्यू को देख चुकी रहती है, उसके बाद जब उसको सही समय लगता है कि अब मेरे पास करेज आ गया है, क्योंकि पृथ्वी सबसे हार्श स्कूल है, हमारा ट्रेनिंग स्कूल है, जिसमें अच्छी अच्छी आत्माएं भी आने से डरती हैं। कई आत्माएं तो पृथ्वी पर आती ही नहीं हैं। तो वो जब साहस हम इकट्ठा कर लेती हैं कि फिर से हम जाएंगे, हम अपने स्पिरिट गाइड, अपने मास्टर्स लोग के साथ बैठ के एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जैसे हम अपने घर को बनाने के लिए आर्किटेक्ट के पास जाके ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, बिल्कुल हम अपने लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जहाँ पे हमारे वाइब्रेशन, जिस समय रीटा की मौत हुई थी, रीटा जो मेरी पास्ट लाइफ की नाम मैं बोल रही हूँ, वो रीटा जिस समय मरी थी, जो उसकी वाइब्रेशन थी, जो उसके अंदर में चीज थी, उसके वाइब्रेशन और कर्मा के अनुसार नीता के माँ बाप चुने जाएंगे। अब इस जन्म में मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि रीटा का काम खत्म हो गया, अब नीता के रूप में जाओ। अब नीता ने ईयर चुन लिया 1966, जुलाई के मंथ में मुझे पैदा होना है, ठीक। अब मुझे माँ बाप पसंद करने हैं अपने कर्मों के अनुसार, मुझे बहुत सी चॉइसेस दी जाएंगी, पर मैंने रायपुर में अपने मम्मी पापा को चुना। मुझे अपनी मम्मी से बहुत सी चीजें सीखनी थी। मैंने कंपैशन, जो ह्यूमन के प्रति जो मेरा आज भी है, वो मेरा बीज मेरी मदर ने डाली है। मेरी सिस्टर भी यहाँ पर है, वो जानती है कि मेरी मम्मी बहुत दयालु थी, लोगों को अपने संभाव में देखती थी, अपनी मेड को अपने बगल में बैठ के खाना खिलाती थी, और अगर मैंने कभी अपनी मेड को सूखी रोटी दे दिया तो मुझे जोर जोर से चिल्लाती थी कि ये किस तरीके से तेरा प्यार है। अगर तू किसी अपने गेस्ट को सूखी रोटी खिलाएगी तो मैं कभी नहीं था तुझे मना नहीं करूंगी, पर जो तेरी सेवा कर रहा है दिन रात, तेरी मेड, तेरे ड्राइवर्स, उनको सबसे अच्छा भोजन कराया कर। तो अगर मेरी घर में मेरी बाई की घर की रोटी पे घी भी लगता है, तेल भी लगता है, तो वो मेरी मदर के कारण ही लगता है। तो हम अपने माँ बाप चुनते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेसन, अपने कर्मा, अपनी वाइब्रेशन के अनुसार। अगर मैं बहुत ही बुरी इविल थॉट्स के रूप में मर रही हूँ, मेरे में बहुत ही गंदे क्रिमिनल थॉट्स हैं उस समय, मान लो, तो मैं अगले जन्म में ऐसे घर को चूज करूंगी जहां दिन रात लड़ाई होती हो, गाली गलौज होता हो, क्राइम होते हो, ऐसे माँ बाप चुनूंगी। तो हमारी वाइब्रेशन भी अट्रैक्ट करती है हमारे पेरेंट्स को। मैं पहले अपने माता पिता को चुनूंगी कि नीता के रूप में ये माँ बाप होंगे। मैं अपने फ्रेंड्स को सिलेक्ट करूंगी कि ये मेरी लाइफ में इस समय आएंगे। मैं अपना स्कूल चूज करूंगी कि इस स्कूल में मैं पढ़ूंगी। मैं अपना नाम चूज करूंगी कि मेरा नाम नीता रखा जाएगा। वो थॉट फॉर्म में मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे मदर फादर के माइंड में डालेंगे। हर आदमी अपना नाम चुन के आता है। तो मैंने अपने नाम भी चुन लिया, अपने पेरेंट्स भी चुन लिया, अपने स्कूल भी चुन लिया, अपने फ्रेंड्स भी चुन लिया। अब मुझे अपने हस्बैंड को चुनना है कि कौन मेरा हस्बैंड बनेगा, जो मेरे को ये मेरे सोल प्लान में मुझे मदद करेगा। मैं जो भी रिश्ते चूज करूंगी अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही चूज करूंगी, क्योंकि जैसे हम पृथ्वी पर यहाँ पे मित्रों के झुंड में रहते हैं ना, फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप रहता है, बिल्कुल स्पिरिट वर्ल्ड में सोल के ग्रुप्स होते हैं, इसको कहते हैं सोल ग्रुप्स। वो लगभग सेम फ्रिक्वेंसी के, सेम वाइब्रेशन के सोल ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग झुंड बने रहते हैं। पर अगर मान लो मेरे को कोई एक बहुत ही एक विलन पार्ट चाहिए, या बहुत ही लो वाइब्रेशन वाला चाहिए, मुझे कुछ लेसन सीखना है, तो मैं दूसरे सोल ग्रुप से भी किसी को इनवाइट कर सकती हूँ। नहीं तो मैं अपने सोल ग्रुप से ही अपने हस्बैंड, अपने माता पिता, हर एक को मैं चूज करूंगी। आज जो मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड है, पिछले जन्म में हो सकता है मेरा बेटा रहा हो या मेरी मदर रही हो, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, जेंडर नहीं होता।
फिर मैं अपने हस्बैंड को चूज करूंगी और अपने बच्चों के लिए एक ऑप्शन रखूंगी कि ये मेरे बच्चे बनेंगे। अब वो बच्चे की आत्मा मानती है कि नहीं मानती है, वो जब उसका बर्थ प्लान का टाइम आएगा तब वो मेरे कर्मा के अकॉर्डिंग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब मैं सो रही हूँ, या तो वहीं पे बन जाएगा, और अगर नहीं बन पाया तो जब मैं पृथ्वी पर आ जाऊंगी तो मैं नींद में भी, जैसे हम मोबाइल को अपडेट करते हैं, बिल्कुल हमारी आत्मा अपने सोल प्लान को अपडेट करते रहती है। रोज नहीं करती है, पर कुछ सिचुएशन, कुछ चीजों में आत्मा अपडेट करती है। मैंने फ्रेंड्स चूज कर लिए, मैंने अपने हस्बैंड चूज कर लिया, मैंने अपने दुश्मन भी चूज कर लिए कि ये सोल मेरी दुश्मन बन के आएगी। और मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है थी, मैं मदर इन लॉ के लिए नहीं बोलूंगी, पर जैसे मान लो मुझे मदर इन लॉ के रूप में किसी से कर्मा बैलेंस करना है, मैंने किसी को बहुत हेट्रेट किया है, तो जब तक कि वो बैलेंस नहीं होगा तब तक के मुझे उसके साथ ब्लड रिलेशन या एकदम क्लोज रिलेशन में आना ही पड़ेगा। तो मैंने किसी को बहुत दुख दिया है तो मैं कहूंगी कि ठीक है, इस बार तुम मेरी सासू माँ बन जाओ, तुम मुझे दुख देना और उतनापन बैलेंस कर लेंगे। मैंने उसको सास चूज किया मेरा बैलेंस करने के लिए। पर हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हमारी मदर इन लॉ हमको जरा सा भी मुझे बोलेगी, तो जो मैंने आपको बताया क्रिया मना, हाउ वी रिएक्ट, मैं तो भूल चुकी हूँ ना कि इस मदर इन लॉ को मैंने चूज किया था अपनी भलाई के लिए, कि मेरा कर्मा बैलेंस हो। कर्मा बैलेंस और रिलीज मैं आपको कल बताऊंगी। तो मैंने तो अभी यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अपनी मदर इन लॉ को चुना, पर मैं तो यहाँ पे पूरे टाइम क्रियामना को आगे बढ़ा रही हूँ। यही हमारी विडंबना है कि हम 5 गठरियां लेके आते हैं और 12 गठरियां लेके जाते हैं, क्योंकि हम इतने आइडेंटिफाइड हो गए अपनी बॉडी से, इतने अज्ञान में इतने हो गए हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। हम पूरे टाइम रिएक्ट कर करके अपने कर्मा को बना रहे हैं। और मैं क्रियामना की बहुत अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो मदर और मतलब सास और बहू बहुत अच्छे से प्यार से रह रही हैं, उनका कोई कर्मा का बैलेंस नहीं है, बिल्कुल खुशी राजी रह रही हैं, कोई कर्मा का बैलेंस नहीं, एक दूसरे से सीख रही हैं। अचानक एकता कपूर के सीरियल देखने माता ने शुरू कर दिया। अब माता देख देख के, क्योंकि प्रत्याहार आपने सुना है ना, जीवनधर सर का, अब मदर इन लॉ देख देख के वो सीरियल हो गई निगेटिव। अब निगेटिव हो गई तो वो अपनी बहू को कमेंट भी करेगी, उसको नीचा भी दिखाने के लिए कोशिश करेगी। सीरियल देखते देखते सोचेगी कि अरे मेरा बेटा तो उसका गुलाम हो रहा है, मेरे को तो इसके ऊपर आधिपत्य रखना चाहिए, बेटा तो मेरा है, हस्बैंड तो इसका बाद में बना। फिर वो मैनिपुलेशन करना शुरू कर देगी कि बेटा मेरे अंडर में रहे, बहू मेरे अंडर में रहे, मेरी बात माने। यहाँ पे कोई कर्मा का बैलेंस नहीं था, दोनों सुखी थी, परंतु गलत प्रत्याहार, गलत सीरियल देखने के कारण मदर इन लॉ ने एक अपना जाल बुनना शुरू कर दिया और बहू के ऊपर छोटी छोटी बात पे गलत चीजें बोलनी शुरू कर दी। अगर बहू भी उसको वैसा ही रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे उनकी कर्मा की चेन फिर चालू हो जाएगी। अभी तक के नहीं थी, एक मदर इन लॉ अपनी ठीक ठाक बहू चल रहे थे, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोग को इतने प्यार से समझा रही हूँ। तो वहां पर हमारा पूरा खेल क्रियामना का है। आप लोग देखेंगे कि किसी आदमी के साथ बहुत ही बुरा होता है, मेरे एक फ्रेंड सर्कल में थे, वो बेचारे इतनी पूजा पाठ करते थे, इतना बुरा होता था उनके साथ, एक का फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा के साथ नहीं हुआ तो कुछ और प्रॉब्लम, बिजनेस फेल के फेल। मैं कभी कभी सोचती थी कि उसके कौन से इतने कर्म होंगे जो पूरे जीवन में दुखी और दुखी दुख है। तो जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटीज बोलती है कि भाई तुम्हारा शुभ और अशुभ को हम बैलेंस करके लेके आते हैं, तो इस आदमी के जीवन में कहाँ है बैलेंस। फिर जब मैंने क्रिया मना को समझा तब मुझे लगा यस, आदमी अपने लिए शुभ अशुभ का बैलेंस लेके आता है, परंतु क्रिया मना के द्वारा इतनी इतनी अपने जाल बून लेता है कि उसमें उलझते जाता है, और एक के बाद कोई कोई लाइफ में होता है ना, किसी की लाइफ में वो अगर खराब सिचुएशन है तो नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा, फिर वही नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। फिर उसके कारण उसके इतने बोझ हो जाते हैं कि वो दरिद्र होके और बीमार होके दुनिया भर के प्रॉब्लम्स के साथ वो इस दुनिया से विदा होगा।
इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज्ञान का रास्ता ध्यान का रास्ता है, कि कम से कम आप कॉन्शियसली अपने कर्मा को समझ तो सको, अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझ तो सको। तो चलिए, हम कहाँ से कहाँ बह गए। तो कहाँ थे हम पसंद कर रहे थे कि ठीक है हम पैदा होके आएंगे। मैंने सब अपने दुश्मन वगैरह भी चुन लिए, फ्रेंड्स चुन लिए, सब कुछ चुन लिए। इसके साथ मैं कुछ कार्मिक एग्रीमेंट भी करूंगी। अब कार्मिक एग्रीमेंट क्या होता है? सबसे प्यारा उदाहरण आपके जीते जागते हुए मैं फिर से दूंगी। ममता बनर्जी, नीता भोजवानी और कंचन अटलानी ने स्पिरिट वर्ल्ड में एक कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट किया कि हम तीनों फ्रेंड्स रहेंगे। एक मेरी भाभी बनेगी, एक मेरी समधन बनेगी और एक मैं हूं, है ना। हम तीनों पृथ्वी पर जाएंगे, अलग अलग शहर में पैदा होंगे या जहां पे भी होंगे, हम तीनों मिलेंगे। ये कंचन भाभी मेरी भाभी बन के आएगी, ये मेरी समधन बनेगी, और हम तीनों मिलके स्पिरिचुअल काम करेंगे, सर्विस का काम करेंगे। ये हमारा एग्रीमेंट है और ये ट्रू है ना, एग्रीमेंट है। रिश्ते के थ्रू हम अपने एग्रीमेंट को कर लेते हैं, या रिश्ते नहीं भी हैं तब भी हम एग्रीमेंट करते हैं। दो फ्रेंड्स कोई भी एग्रीमेंट करते हैं कि हम चलिए ठीक है। मोस्टली ये एग्रीमेंट्स होते हैं अपने विकास के लिए और सेवा के लिए। सेवा के द्वारा भी हम अपना विकास कर रहे हैं, तो ये मोस्टली दूसरों के बेनिफिट्स के लिए एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। हम तीनों ने एग्रीमेंट्स कर दिया कि हम तीनों जने स्पिरिचुअल सर्विस करेंगे और कर रहे हैं। पर आज से मान लीजिए 2 साल के बाद कंचन भाभी बोलेगी कि नहीं, मुझे सर्विस नहीं करना, मैं क्विट कर रही हूँ, आप तुम्हारा ग्रुप, वो चली जाएंगे। 3 साल के बाद ममता जी बोलेंगी यार नीता बस बहुत हो गया यार, मैं नहीं करूंगी, अब हो गया, वो चली जाएंगी। हम तीनों फ्रेंड्स रहेंगे। हम काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए हमने असाइनमेंट लिया है एक दूसरे से कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम अपन सिखाएंगे यहाँ पे सब लोगों को। हो सकता है वो दोनों जने चले जाएं, पर मुझे दुख नहीं होगा, न उनको मेरे को छोड़ने में दुख होगा, क्योंकि हमारा कोई इमोशनल बाउंडिंग नहीं है। ये कोई कार्मिक फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रही है, यहाँ पे सिर्फ हमारा एग्रीमेंट है। तो जब हम तीनों अलग अलग हो जाएंगे तब भी हमें प्यार रहेगा, फ्रेंडशिप रहेगी, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, पर अलग अलग काम करेंगे। कर्मा को पहचानने का अर्थ ही है जहां पे आपके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता हो, जब आप भावनात्मक रूप से प्रभावित होती हो, वो कर्मा है। हर चीज कर्मा नहीं है। हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि वो डिसेबल्ड है तो वो कर्मा है, इसीलिए वो अपंग हुआ है। या किसी का बच्चा पैदा हुआ है ब्लाइंड, तो हम कहेंगे कर्मा है। हर चीज कर्मा नहीं है। हमको वही प्री बर्थ प्लानिंग को समझना है, जो कल भी समझेंगे हम आज, और अभी सिर्फ 10 मिनट में और बोलूंगी। हमको प्री बर्थ प्लानिंग समझना है कि हर चीज कर्मा नहीं होती है। जैसे ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया असाइनमेंट का, कि हम अपने फ्रेंड्स लोग बिना एक दूसरे से दुश्मनी निभाए अलग हो जाएंगे। कई बार कर्मा के बगैर आत्मा ऐसी चीजों को भी अपनाती है अपने जीवन में जिसमें हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मान लो मैंने किसी एक व्यक्ति की, मेरे जीवन में कोई आया है और उसके साथ मेरा कोई कर्मा का बॉन्डिंग नहीं है, पर मैंने उसकी जी भर के सेवा की, बहुत जी भर के सेवा की, XYZ जो भी होगा, मेरा कोई उससे कर्मा का लेना देना नहीं है, मैंने स्वेच्छा से उसकी सेवा की है। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में मुझसे कहेगा कि तुमने नीता मेरी बहुत अच्छी सेवा की, अब प्लीज मुझे भी सेवा का मौका दो। तो मैं कहूंगी ठीक है भाई, अब मैं ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो बोलेगा ठीक है, तुम भी पैरालिसिस करके या कोई भी बीमारी करके बेड रिडन हो जाना, मैं तुम्हारी सेवा करके बैलेंस करूंगा। गिव एंड टेक है ना, एक्सपीरियंस को लेना देना। आप सोचोगे कि नीता क्या पागल है क्या, जो तू ब्लाइंड होके पैदा होएगी या डिसेबल्ड होएगी, है ना। अपने को वही लगेगा ना, कोई पागल है क्या जो इतना बड़ा चैलेंज लेगा। पर आत्मा लेती है अनुभव प्राप्त करने के लिए, बहुत सी चीजों के लिए, कंपैशन के लिए। आत्मा ऐसे ऐसे चैलेंज लेती है जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर चीज को अच्छे बुरे में बांट दिया है। ब्लाइंड है, डिसेबल्ड है, मतलब बुरा बुरा अनुभव है। अगर किसी का हस्बैंड मार रहा है तो वो बुरा अनुभव है। हर चीज को हमने अच्छे बुरे में डिवाइड कर दिया, क्योंकि पृथ्वी डुअलिटी में है। आत्मा के लिए कोई डुअलिटी नहीं है। आत्मा के लिए अनुभव अनुभव है, चाहे वो छोटा 3 महीने का हो, चाहे वो 3 साल का हो या 30 साल का हो।
उसके लिए अनुभव अनुभव है, और अनुभव ज्ञान है। जितने अनुभव वो लेते जाएगी उतना ज्ञान बढ़ते जाएगा, उतना उसका जो प्रोग्रेशन है, जो उसकी आत्मा का विकास है, वो तेजी से बढ़ते जाएगा। और हमारे जो लॉ ऑफ हैस्टनिंग अवर प्रोग्रेशन, वो हमारे हाथ में है। हम अपने आत्मा के विकास को तेजी से भी कर सकते हैं या आराम से धीरे धीरे भी कर सकते हैं, हमारे पास फ्री विल है। तो मैं बोलूंगी ठीक है, मैं ब्लाइंड बन जाऊंगी या पैरालिसिस हो जाएगा, तुम इस जन्म में आके मेरी सेवा कर लेना, वो करेगा। तो यहाँ पे कहाँ कर्म आया? बहुत से प्लानिंग, बहुत सी चीजें, हम कुछ और मेन वर्च्यूज को भी, स्पेसिफिक हम लेसन को भी सीखने के लिए करते हैं। जैसे एक योर सोल गिफ्ट में एक है कि मिकेला या कोई नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है, उसको मेंटल रिटार्डेड लोगों के लिए, रिटार्डेड भी नहीं बोलना चाहिए ये वर्ड्स, मेंटली चैलेंज लोगों के लिए काम करना था किसी जन्म में जाके। अब मेंटली चैलेंज लोगों के लिए काम करेगी वो, तो काम करने के लिए है कि पहले उस दर्द से, उस वेदना से वो जा सके और पहचान सके कि कैसा महसूस होता है जब कोई मेंटली चैलेंज रहता है। तो वो दर्द को अनुभव करने के लिए वो एक बर्थ को चूज करेगी मेंटली इलनेस के रूप में। वहां कर्म नहीं है, वहां उसको वो ट्रेनिंग के तौर पे उस स्पेसिफिक काम के लिए उसको चूज करना है। तो वहां पर वो बिना कर्मा के मेंटली चैलेंज बच्चा बन के पैदा होगी, पूरी जीवन वो उस अनुभव से गुजरेगी, ताकि उसके, देखिए मेंटली चैलेंज है तो आप सोचेंगे कि जब वो मेंटली चैलेंज है तो क्या अनुभव करी, क्या एक्सपीरियंस करी। मुझ में भी कई बार ये क्वेश्चन आते थे। देखिए, हम पर्सनालिटी हैं, हम तीन लोग हैं। एक जो हमारी बॉडी है, एक जो हमारा अंदर सोल सेल्फ है, जो बिकमिंग क्षेत्र है, इन्फेंट, बेबी, मैच्योर, यंग, वो है। तीसरा जो हमारा कोर बिंदु है, हमारा स्पिरिट सेल्फ है। तो जब मेंटली चैलेंज भी कोई आदमी रहेगा जीवन भर, हो सकता है 50 साल या 40 साल वो रहे, तो वो जितने भी अनुभव हैं, उसकी आत्मा, जो उसका बिकमिंग सोल सेल्फ है, जो क्षेत्र है उसका, जो फील्ड है बनने का, वो सारे अनुभव को इकट्ठे कर लेगी कि अच्छा, दूसरे जब मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे ऐसा दर्द होता है। कॉन्शियसली वो फील नहीं कर रही है, पर सब कॉन्शियसली वो सारी चीजें उसके में रिकॉर्डेड हो रही हैं आत्मा में। फिर वो जब मर के चली जाएगी और अगली बार वो जब ट्रेनर बन के आएगी तो ये काम आएगा उसको। ऐसे ही जब कोई आत्मा कोई रिग्रेट के साथ मरती है, तब भी बिना कर्मा करे वो उस चीज को पूरा करने के लिए करती है। जैसे एक आदमी की एग्जांपल लेके बताऊंगी कि वो आदमी अच्छा पैसे वाला था, जमींदार था, वो लोगों को बहुत दान पुण्य करता था। तो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लग गए, और जब वो दान नहीं करता था तो लोग आके उसको गालियां देते थे कि पैसा नहीं दे रहा है। तो वो बोलता था, भाई मैं पैसा दे रहा हूँ, तुम लोग कमाओ, तुम लोग तो खा पी के उड़ा दे रहे हो। तो वो कहता था कि नहीं, हमको हमको पैसा चाहिए, जो तुमने हमको देते थे पहले वैसे ही हमें चाहिए। तो वो काफी, गवर्नमेंट 70s की बात है, 1780s की बात है, जब वो गवर्नमेंट के पास जा जाके लोगों को कहता कि इनको जॉब दो, जॉब दो। गवर्नमेंट वाले मानते नहीं है, उसको भगा देते हैं रोनाल्डो को और बोलते चले जाओ यहाँ से। आखिरी में इसको रिग्रेट होता है कि मैंने इतने पैसे लोगों को दान किए, काश मैंने इनको इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना दिया होता, काश। और वो उसी दुख में मर जाता है। अगला जन्म वो जानबूझ के एक गरीब का लेता है और अमीर बनता है, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है कि आप गरीबी से भी अमीर बन सकते हो। और फिर वो अपने लाइफ में, उस लाइफ में बहुत सारे गरीब बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने की टीचिंग्स देता है, उनको पैरों पे खड़ा करता है। तो हर, अब आप अगर देखेंगे रोनाल्डो गरीब पैदा हुआ, भाई गरीब पैदा हुआ तो हमारे पास एक ही थॉट रहता है कि उसके बुरे कर्म होंगे। नहीं, उसकी चॉइस थी कि वो गरीबों की मदद करे। तो गरीब का एक और अच्छा एग्जाम्पल टॉरकोम बहुत अच्छे से बताते हैं कि यदि किसी आत्मा ने आपको बहुत, मतलब किसी व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया हो, बहुत सालों तक के आपको परेशान किया हो, तो वो आपके घर में कोई फेथफुल नौकर भी बन के आ सकता है। कई सालों तक के आपके घर में वो सेवा करेगा, और जितने साल आपको उसने हर्ट किया था, जितना आपको हर्ट किया था, उससे कहीं ज्यादा सेवा के द्वारा चुकाएगा। दुख का हम
मतलब बराबर दुख से ही नहीं करते हैं, कभी कभी हम किसी को सुख देके भी उस कर्मा का बैलेंस करते हैं। तो समझ में आया। फिर एक और है, जैसे मान लो मैंने किसी का थोड़ा सा नुकसान किया, अगले जन्म में आ, कैसे मैं उसको समझाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैंने किसी को इस जन्म में दुख दिया, तो अगले जन्म में उतने ही बराबर मैं उसको कोई टीचिंग, कोई अच्छी चीज बता के उसको कंपेंसेट करूंगी। इसका अर्थ होता है कि हमेशा दुख के बदले हमको दुख ही नहीं अनुभव करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो 6 बजने वाला है, मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। और बर्थ प्लानिंग आगे मैं इसके बाद बताऊंगी। और न्यूट्रलाइज कर्मा कि हम न्यूट्रलाइज कैसे करें, 10 कीज मैं बताऊंगी। कीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी कुंजियां हैं जिससे हम अपने कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं। मैं कल सिर्फ 10 बताऊंगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।